वेलकम टू नीट इनकॉग्निटो। तो आज हम काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे। इसमें जेई एडवांस के भी पीवाईक्यूज़ हैं और एचटीवी के लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे माने जाते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। बट मैं कहीं भी आपको फील नहीं होने दूंगा कि आप कुछ बहुत अलग कर रहे हैं। आप अगर बेसिक पढ़े हो तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो और क्वेश्चंस को पहले खुद सॉल्व करना, देखना क्वेश्चन, और वॉरियर मेंटालिटी के साथ लड़ना क्वेश्चन के साथ। मतलब यहाँ पे लड़ना है लेकिन एग्ज़ाम में नहीं लड़ना है भाई। एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन भाई तो जीत गया। फिज़िक्स करो जो इजी लगे, केमिस्ट्री बायो पूरा कर लो। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस के स्पेस आते हैं जो शायद हो सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एज और अच्छा मिलेगा। तो ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपको वॉरियर वाला मेंटालिटी रखना, पहले अच्छे से ट्राई करना, जब लगे कि अब थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है तब देखना। लेकिन मज़ा आएगा, ये मैं श्योर कर रहा हूँ। और लेवल भी अच्छा होगा, लेकिन कहीं भी आपको ये नहीं फील होगा कि भाई ये मतलब कुछ अलग पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं पढ़े हैं या ये आउट ऑफ द बॉक्स है। क्वेश्चन अच्छे होंगे लेकिन आपको नहीं फील होने दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। पहला क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विथ स्पीड v and angle theta when the acceleration due to gravity g, मतलब acceleration due to gravity g है, the range of the projectile is d। जब acceleration of the acceleration due to gravity g है तो जो आपका रेंज आ रहा है वो d आ रहा है। if at the highest point in its trajectory the projectile enters a different region where the effective acceleration due to gravity is g upon 0.81, then the new range is d dash। मतलब इस क्वेश्चन में कहना चाहता है कि हमने फायर किया v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, और जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g थी तब तो रेंज d आ रहा था। लेकिन जैसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हुई, या तो ये अलग प्लैनेट है यहाँ पे या फिर किसी आर्टिफिशियल सिस्टम से उसको क्रिएट किया गया, तो फिर g की वैल्यू जो है वो g.081 आई। ठीक है, तो आपको न्यू रेंज पूछ रहा है और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू ही है। तो लेट्स ट्राई। इस क्वेश्चन को दो बहुत सिंपल पार्ट में तोड़ो तुम। सबसे पहले आप क्या करो, एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता, मान लो कि ऐसे ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता थीटा एंगल पे। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता थीटा एंगल पे और जी की वैल्यू जी होती, तो ये जो रेंज आता ये डी आता। ओके, अब इसने क्या बोला कि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर ये u है, मान लो, पहले नॉर्मल चीज़ें लिखो क्वेश्चन में। प्रोजेक्टाइल है u cos थीटा, यहाँ पे भी वही वेलोसिटी होगी u cos थीटा। तो सिंपली अपन जो बात कर रहे हैं वो यहाँ से उसने वैल्यू चेंज कर दी है g अपॉन 0.81 इस हाईएस्ट पॉइंट के बाद वाले रीजन में। तो अगर उसने यहाँ पे चेंज किया है तो आप सिंपली ये समझो कि इसको एक अलग क्वेश्चन बना लो, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर कोई h हाइट है और h हाइट से अपन ने u cos थीटा जो भी वैल्यू आए उस वेलोसिटी से फेंका है बॉल को, तो वो कितने दूर जाके गिरेगा। ठीक है, ये जो भी x है मान लो, ये कितने दूर जाके गिरेगा, ये जो रेंज होगा
वो ये दो क्वेश्चन में डिवाइड हो गया है, ठीक है। एक वो नॉर्मल, ये पूरा एक प्रोजेक्टाइल है और जिसका रेंज डी आ रहा है, और ये एक किसी एच हाइट से आपने छोड़ा है पार्टिकल को, तो वो कितने दूर जाके गिरेगा। अगर ये दो क्वेश्चन आपको अलग अलग दिया जाए तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप बोलोगे और तुरंत इसका आंसर आप निकाल लोगे, आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं होगा। तो इसने क्या किया कि सिर्फ दो क्वेश्चंस को ऐड करके एक क्वेश्चन बना दिया, और जब दोनों क्वेश्चन को ऐड करके एक क्वेश्चन बना दिया तो हम लोग ट्राई करते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहले इस प्रोजेक्टाइल को देखते हैं। तो जो डी डैश की जो वैल्यू होगी, आप मान लो यहां से उसने रेंज का फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन को। तो आप इक्वेशन क्या बना सकते हो, जो डी डैश वैल्यू होगी, डी डैश ये पूरे नए प्रोजेक्टाइल की रेंज है, ठीक है। डी डैश जो है वो नए प्रोजेक्टाइल की रेंज है। अपन अब इस प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो जो न्यू रेंज होगी डी डैश, वो यहां तक इस रेंज की जो इस रेंज का जो आधा है r/2, वो तो नॉर्मली होगा क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g है, ठीक है। तो उसको r/2 लिखो, प्लस यहां से अपन ने h हाइट से u cos थीटा वेलोसिटी से हम लोगों ने पार्टिकल को छोड़ा है, तो कितना दूर x जा रहा है वो x इसमें ऐड हो जाएगा, और ये पूरा डी डैश मिल के बनेगा। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम, यहाँ तक बहुत सिंपल। उसको एक वो पूरा एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल था, उसका r/2 डिस्टेंस लिए, ये h हाइट से u cos थीटा वेलोसिटी से छोड़ा जा रहा था। इसको अपन ने अलग क्वेश्चन ट्रीट किया और इससे जो भी डिस्टेंस रेंज इसका निकलता x निकाल लिया, और उन दोनों को ऐड करके जो आएगा सिंपली वो डी डैश की वैल्यू होगी। जो भी आपको फिगर बनाना है, अपने अंडरस्टैंडिंग किया उसको बना लो। यहाँ तक बहुत बेसिक दो अलग अलग पार्ट है और बहुत अच्छे से समझ में आया आपको। अगर ये बहुत अच्छे से समझ में आया तो ये इक्वेशन आप लिखो कॉपी में, यहाँ तक पूरा लिखो अच्छे से कि ये आपने क्या प्रोजेक्टाइल को इमेजिन किया है, कितने डिस्टेंस पे है, फिर क्या हुआ है, और दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर लो अलग अलग फिगर निकाल के, क्योंकि यहाँ पे जल्दी करने का बात नहीं और सिर्फ समझने का, अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है कि कोई भी जब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आएगा तो वो 2-3 नॉर्मल चीज़ों को मिक्स करके आएगा और उसी को अच्छा क्वेश्चन बोला जाता है। तो आपने इसको एज अ ये इक्वेशन तक यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया, बहुत क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। तो आपने इक्वेशन लिखा डी डैश इज इक्वल टू r/2 प्लस x। अब इस x की वैल्यू अब उन लोगों को निकालनी है। तो अगर x की बात करें तो x एक नॉर्मल u cos थीटा से h हाइट से, इसी x पे रहिएगा, अगर अपन करते तो u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट, और यहाँ पे u cos थीटा जो यहाँ पे टाइम आता वो नॉर्म इसका 2h/g आता, जो कि नॉर्मली आपसे हो जाता। लेकिन यहाँ पे g कितना है ये आपको याद रखना है, ये नॉर्मल g नहीं है,
यहाँ पे जी की वैल्यू चेंज की है 0.81। ठीक है, यू कॉस थीटा इतना, ये सिंपली इतना क्लियर हो गया। अब इसमें आगे की बातें करें अपन तो यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2, एच को क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और इधर मल्टीप्लाइड बाई 0.81। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो देखते हैं अपन आगे, सब नोट करते जाना। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो जो ये वैल्यू होगी यू कॉस थीटा और ये तुम्हारा 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मल्टीप्लाइड बाई 0.81। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको रूट से निकालेंगे तो यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई यू साइन स्क्वायर का साइन थीटा 0.8 का 0.9, सॉरी यहाँ पे जी 2 बार है, सॉरी क्योंकि 2 इसका जो एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है उसमें भी तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, वो सॉरी हाँ वो 2g होता है, तो उसका वाला भी g आएगा। तो यहाँ पे आपका g हो जाएगा। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आप क्या सोच सकते हो? इस सिचुएशन में आप ये सोच सकते हो कि जो भी आया है वो u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई u साइन थीटा इंटू 0.9 डिवाइडेड बाय g। अब ये फॉर्मूला आपको देख के कहीं ना कहीं आपने जो मेन इक्वेशन बनाया है वो d डैश इज इक्वल टू आर अपॉन 2 प्लस एक्स बनाया। तो इस x को जब यहाँ पे r है तो r के टर्म्स में आपको ले आना होगा, और जब आप ले आने का ट्राई करोगे तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2u cos 2u स्क्वायर या 2u cos थीटा इंटू u साइन थीटा अपॉन g। ये आपका रेंज का फॉर्मूला आ गया, लेकिन आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 से डिवाइड भी करना होगा, और ये जो पूरा वैल्यू बन के आता है ये क्या बन के आएगा, ये आपका r बन जाएगा, और ये r अपॉन 2 इंटू 0.9।
ये x की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, फिर x जो आ जाएगा वो 0.045 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बहुत सिंपल से आपको चीज़ें समझ में आई है। कुछ भी ऐसा अभी तक तो नहीं लग रहा है ना कि यार मतलब ये क्या पूछ रहा है, कोई आइडिया नहीं आ रहा है, या ऐसा तो नहीं लग रहा होगा। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसके बाद जब आपका x 0.45 आ गया तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने इक्वेशन बनाया था d डैश इज इक्वल टू 0.5r, ठीक है, और x का वैल्यू आया है 0.45r। टोटल वैल्यू कितनी हुई 0.95r। और ये जो d डैश था, ये d डैश था क्या, इफेक्टिव देन न्यू रेंज, जो न्यू रेंज आ रहा था वही d डैश की वैल्यू थी। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू ये थी तो d डैश अपॉन r जो हो जाएगा वो 0.95 हो जाएगा, और इसका आंसर जो होगा 0.95। तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, चीज़ें आपको सिंपल लग रही होंगी। तो आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A ball is thrown from a ground at an angle theta with horizontal and with an initial speed u naught. For the resulting projectile motion, the magnitude of average velocity of the ball up to the point when it hits the ground for the first time is v1. After hitting the ground, ball rebounds at the same angle theta but with an reduced speed u naught upon alpha. Its motion continues for a long time as shown in the figure. फिगर तो दिख ही नहीं रहा है, चलो मैं बना दूंगा. If the magnitude of the average velocity of the ball for the entire duration of the motion is 0.8 v1, value of alpha. ये भी एक बार आप इमेजिन कर लो, और ये चीज़ें थोड़ी सी अलग लगने लगती हैं जब इस फॉर्म में पूछता है, तभी कुछ थोड़ा भी जो आपको अलग भी लग रहा है वो इस फॉर्म में पूछने की वजह से लग रहा है. कभी भी ये क्वेश्चन अगर सेम क्वेश्चन ये दे देखिए 45 डिग्री पे है और ये वेलोसिटी 20√2 है, आप जब जैसे ही आपको न्यूमेरिकल चीज़ें दिखती हैं कि ये 20 सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको लगता है ऊपर जाएगा 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड इधर 2 सेकेंड इधर, नॉर्मल रेंज आप उससे निकाल लोगे. अगर उससे आप तुरंत हाइट निकाल दोगे, फिर ये वेलोसिटी निकाल दोगे, ये भी 20 होगा, ये 20 दिख गया आपको, तो ये भी 2 सेकेंड. तो जैसे ही आपको न्यूमेरिकल चीज़ें मिलती हैं, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी सेम है जो हमने अपन अभी किया, बट जैसे ही आपको न्यूमेरिकल चीज़ें मिलती हैं आपका माइंड तुरंत चलने लगता है कि भाई न्यूमेरिकल मिल गया 20 मीटर 2 सेकेंड, ऐसे करके जो भी आपने वैल्यूज़ भी याद की होगी कि 3 सेकेंड में 45 मीटर या जो भी, तो आप
कि आपका दिमाग चलने लगता है। बट जैसे ये आर के टर्म्स में, एन के टर्म्स में, जी डी मतलब ये वैल्यूज़ नहीं देता, तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हो फार्मूला उसमें करने में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट जब सेम है तो अपन लोगों को सही करना है, उसको घबराना नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आप एक बार ट्राई कर लो। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है, अगर अपन इमेजिन कर रहे कि ये एक प्रोजेक्टाइल है, इसने थीटा एंगल से इसको फेंका है यू नॉट वेलोसिटी से, और ये ग्राउंड को हिट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम v1 स्पीड पे। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड एंड द बॉल रिबाउंड्स एट एन एंगल थीटा, फिर से सेम थीटा एंगल पे ही जाता है, लेकिन ये जो वेलोसिटी होती है वो यू नॉट अपॉन अल्फा होती है, और सेम ये मोशन ऐसे कंटिन्यू करता है विथ और वेलोसिटी कम होते जाता है। ठीक है, यू नॉट अपॉन अल्फा, यू नॉट अपॉन अल्फा स्क्वायर, ऐसे करके इसका वेलोसिटी कम होते जा रहा है और कहीं ना कहीं जाके ये रेस्ट में जाएगा। तो ये आपको इमेजिन हो गया कि ये पूछना क्या चाहता है बेसिकली, कि ये गिरते 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 गिरते, और सेम फिर सेम चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी आपको दे दूँ पहले जैसे, बहुत इजी लगेगा आपको। 20√2 दे दूँ, ये 20, ये 20, आपको लगेगा, और यहाँ पे आप कोई किसी भी तरीके से रिड्यूस हो रहा है, मान लो कोलिजन कर रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, तो ये आपको पता है कि हाफ रिड्यूस अगर हो रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी 10 हो जाएगी। तो जब भी न्यूमेरिकल फॉर्म में चीज़ें होंगी तो आपको बहुत, आपका दिमाग चलेगा बहुत अच्छे से। लेकिन ये क्वेश्चन अल्फ़ा बीटा और हल्का सा वो इन चीज़ों को यूज़ करना चाह रहा है कि आप डिराइव करो और समझो। तो इसको ट्राई करते हैं। आप क्वेश्चन का जो मेन एसेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा, और इसको समझने के बाद देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। ये जो होगा वो इसका, ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इसका रेंज होगा। ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये इस वाले का रेंज होगा। ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये थर्ड वाले का रेंज होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने के लिए वो कितना टाइम लेगा, उसको तुम इमेजिन कर लो t1 टाइम लेता है। यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लेगा, उसको t2 t3, ऐसे ही तुम इमेजिन कर लो r1 r2 r3 एंड सो ऑन, t1 t2 t3 एंड सो ऑन। आपने इसको इमेजिन कर लिया। अब आप क्या कर सकते हो कि देखो, इसको इमेजिन करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि ये बोलना क्या चाहता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल फॉर द एंटायर ड्यूरेशन की ये एवरेज वेलोसिटी है। और ये जो पहला वाला प्रोजेक्टाइल था जो यहाँ से यहाँ तक का दिया था, उसका ये v1 बोल रहा है। ठीक है भाई, तो एक चीज़ याद रखना कि आपने एवरेज वेलोसिटी के बहुत सारे फार्मूलाज पढ़े होंगे, कि एक इक्वल टाइम वाला पढ़ा होगा आप, इक्वल डिस्टेंस वाला पढ़ा होगा, कभी कभी आपने v1 प्लस v2 अपॉन 2 करते होगे, कभी आप 2v1 v2 ये करते होगे। अच्छी बात है, ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको टाइम सेव करने में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। बट जब भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा वो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ को
वो टेस्ट करना चाहेगा कि जो आप स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ते हो वो आपका डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं। वो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ को ही टारगेट करना चाहेगा। और इसने भी सेम चीज़ किया है, इसने भी सबसे बेसिक चीज़ को टारगेट करने की कोशिश की है। एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, वो आप क्या लिख सकते हो? जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो आप क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है ये सबसे, इससे ज़्यादा बेसिक फॉर्मूला एवरेज स्पीड का नहीं हो सकता, या सॉरी जो भी एवरेज वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब ये जो प्रोजेक्टाइल का केस है, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर ये ऐसे 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 जा रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। क्या अग्री कर रहे हैं आप? R1 प्लस R2 प्लस R3 ये सबसे ज़्यादा जो बेसिक फॉर्मूला है। और टोटल टाइम कितना होना चाहिए? वो T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन, ये टोटल टाइम होता है। सर अब R1 जो होगा, अगर वो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G, ठीक है। तो आप रेंज जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर वेलोसिटी u अपॉन अल्फ़ा टाइम्स हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो रेंज होगा वो u अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर टाइम्स होगा, क्योंकि वो u स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा ये पूरा होगा, बट u स्क्वायर तो रेंज में भी आ रहा है, तो जो रेंज होगा वो r अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो नया रेंज हो गया। मतलब नया रेंज क्या, जो भी रेंज कैसे चेंज हो रहा है, जैसे अगर स्पीड u बाई अल्फ़ा हो रहा है तो रेंज r अपन अल्फ़ा स्क्वायर हो रहा है। ये यहाँ पे थोड़ा सा रुक के आप समझने का कोशिश करना, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसका काफ़ी 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 ज़्यादा यूज़ आएगा कि रेंज कैसे चेंज हो रहा है। आपका यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, u अपॉन अल्फ़ा हो रहा है, तो ये u स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो भी रेंज का ये सारा चीज़ ये r बन जाएगा, और ये जो नया रेंज जो आ जाएगा वो r अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बहुत ज़्यादा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो अपन को पहले तो टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यहाँ तक लिख लेना। और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन होगा। यहाँ तक तो आप अग्री करते हो? अच्छा, तो ये R1 जो होगा, ये इसको R ले लो अगर, तो ये R प्लस R अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस R अपॉन
अल्फ़ा की पावर 4 एंड सो ऑन। ऐसे ये डिफर करेगा। अब आपने जीपी में ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा कि ए इन्फिनिटी का जो सम है वो ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, और आर जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, तो अगर इसको आप आर को ऐसे कॉमन लेते हो तो ये ऐसे कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा है, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ आपको नया चीज़ यहाँ पे समझने को मिला है। अगर इसको अपन लोग सॉल्व करें इस वाले पूरे टर्म को, तो जो ए आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, कॉमन रेशियो आर जो आ जाएगा वो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर अपन सम निकालने जाएं तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आप एलसीएम लेते हो अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक आपको क्लियर है? बिल्कुल। फिर से पूरा ध्यान से इस वाले स्टेप को प्रोसेस करो कि हुआ क्या है। ठीक है, तो ये आपका सम आ जाता है। और अगर जो अपन इसको लिखने की कोशिश करें तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आर, और ये पूरा सम जो आ रहा है वो अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1, ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है भाई, आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए थी, आपके पास नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया है। अब आप सोच रहे हो भाई कि टाइम भी चाहिए, टोटल टाइम भी चाहिए, तो टाइम के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ से अगर टाइम के बारे में आप सोचो तो टाइम कैसे प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कोई भी नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हो, टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, मतलब टाइम प्रोपोर्शनल है u के। तो अगर u बाई अल्फ़ा हो रहा है मतलब टाइम भी t बाई अल्फ़ा हो रहा होगा। देखो सिंपल है, सिर्फ उससे तुमको रिलेट करना है कि जैसे वहाँ पे रेंज स्क्वायर के था तो वो स्क्वायर स्क्वायर में चेंज हो रहा था, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा पावर 4। यहाँ पे टाइम u के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये टाइम t अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर पावर 3 4 ऐसे चेंज होगा, मतलब एक एक चेंज होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम को भी इम्पोर्टेंस दे देते हैं। टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देने पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर टोटल टाइम की बात करें तो
T1 प्लस T1 अपॉन अल्फ़ा प्लस T1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस T1 अपॉन अल्फ़ा पावर 3 एंड सो ऑन। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको टोटल टाइम निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर अपन टोटल टाइम निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल T इज इक्वल टू T1 को कॉमन ले लो और 1 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब एंड सो ऑन। ये दिखेगा। अब आप टाइम का जब सम निकालने की कोशिश करोगे तो ये आपका 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा, जो कि ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे नीचे 1 अपॉन ये अल्फ़ा माइनस 1, मतलब कि जो सम होगा वो अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक मुझे नहीं लगता होगा। एज सिंपल, जितना सिंपल हम बन रख सकते थे उसको उतना ही सिंपल रखे हैं। यहाँ तक अभी तक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। एवरेज वेलोसिटी, APGP सीरीज सम, सब बेसिक चीज़ चल रहा है यहाँ पे। अब इसको अपन देखें तो जो टाइम आएगा वो आएगा T1 अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है यहाँ पे, सब सिंपल चल रहा है और ये आपको समझ में आ गया। तो अब इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे अपन टोटल टाइम लिखते हैं। पूरा क्यों इरेज किया यार, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है कि कितना है। अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 आई थिंक, 3 अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस 1। अब अपन निकालते हैं एंटायर ड्यूरेशन की जो एवरेज वेलोसिटी थी, ये स्क्वायर था। एंटायर ड्यूरेशन की जो एवरेज वेलोसिटी थी वो 0.81 v1 थी और यहाँ पे जो आया है वो कहीं ना कहीं टोटल डिस्प्लेसमेंट r1 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 और टोटल टाइम T1 अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से आप अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा टाइम्स कैंसिल कर सकते हो और थोड़ा सा मैथ यूज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो ये वैल्यू है वो r1 अपॉन T1 हो गया ये, और ये जो है वो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन, इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तो अल्फ़ा प्लस 1 और ये अल्फ़ा माइनस 1 हो जाएगा। अल्फ़ा माइनस 1 से अल्फ़ा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा
और जो ये बचेगा वो 0.81 v1 इज इक्वल टू r1 अपॉन t1 जो होगा, यही तो v1 था। ये जो पहला प्रोजेक्टाइल था जिसका रेंज r1 था और टाइम t1 था, यहाँ से यहाँ तक की तो जो एवरेज वेलोसिटी वही होगी ना, और तो कुछ है ही नहीं, r1 अपॉन t1। तो ये जो आपका होगा ये v1 हो जाएगा। और v1 के बाद क्या बचा? v1 के बाद बचा अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस 1। v1 से आपका v1 कैंसिल हो गया, 0.8 v1 से आपका v1 कैंसिल हो गया, और लास्ट में जो आपका आया वो 0.8 इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस 1। ये हो गया आपका 0.8 अल्फ़ा प्लस 0.8 इज इक्वल टू अल्फ़ा। 0.8 इज इक्वल टू 0.2 अल्फ़ा, और अल्फ़ा की जो वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में भी बहुत उसने बेसिक से ही चीज़ों को, बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपके लगे, ऐसा कुछ मतलब फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं लगा है कि कुछ बहुत एंटायरली अलग चीज़ यूज़ किया। एपीजीपी और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A vertical pole has a black mark at some height A. At some height A, stone is projected from a fixed point on the ground. When projected at an angle of 45 degree, it hits the pole orthogonally, मतलब perpendicular, 1 meter above the mark. When projected with a different speed at an angle tan inverse 3 upon 4, it hits the pole again perpendicularly 1.4 meter below the mark. Find the speed and angle of projection so that it hits the mark perpendicularly to the pole. तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 4h इज इक्वल टू r tan थीटा। तो इसमें ऑब्वियसली दो इक्वेशन बनेगा। अगर दो लोगों का रेशियो लेंगे अपन तो, हाँ, जो कॉन्सेप्ट क्या था कि देखो कोई भी एक प्रोजेक्टाइल हो, अगर उसको तुमने यहाँ से ऐसे छोड़ा है, तो जो हाईएस्ट पॉइंट पे ही वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जब ये हॉरिजॉन्टल, इसका ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसे होता है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे ही ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे ये आपको सिनेरियो देखने को मिल रहा है, इसका मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट की वैल्यू होगी वो r/2 होगी। ठीक है, होगी कि नहीं होगी? r/2 वैल्यू अगर इसकी होगी तो तीनों के लिए ये डिस्टेंस तो सेम ही है, मतलब कि तीनों का r/2 सेम है कि नहीं? बहुत बेसिक चीज़ है भाई कि अगर यहाँ पे ये ऑर्थोगोनल है तीनों में, तो ये r/2, ये डिस्टेंस r/2 होगी, तीनों के लिए r/2 होगी, और वो r/2 सेम है, मतलब भाई r/2 सेम है तो r भी सेम होगा। तो इन तीनों प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है वो सेम है।
अब आप जब इस वाले का और इस वाले का आप रेशियो लेते हो तो ये आता है h+1 अपॉन h-1.5 इज इक्वल टू, रेंज सेम हो गया, वो डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा, tan 45 डिग्री, इस वाले का 45 डिग्री है तो tan 45 का वैल्यू 1, और इस वाले का tan 37 है तो वो 3/4 कि नहीं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री एच प्लस 3 इज इक्वल टू h -6, वो 1.5, ठीक है, सॉरी ये 4h होगा, ये दोनों से ये तो 4h -6, ठीक है। अब ये इधर जब आएगा, या इसको इधर लेते जाओ, इसको इधर लेते जाओगे तो ये h हो जाएगा, और इसको इधर लेके आओगे तो 6 + 3 ये 9 होगा, तो जो h मैक्स आता है वो 9 आ जाता है। और ये h किसके लिए है, जो ये वर्टिकल मार्क पे जो हिट कर रहा है उस वाले के लिए ये h है, क्योंकि इसके कॉन्टेक्स्ट में अपन लोगों ने लिया था h+1 और h -1.5, ठीक है। तो अब आप उसमें अगर आप इस इक्वेशन में आप वैल्यू को रखोगे तो ये 4h+1, h कितना है 9, 9 + 1 इज इक्वल टू r, रेंज हम अपन लोगों को निकालना है tan थीटा, tan अपन ये इक्वेशन हम लोग ने बड़े वाले के लिए लिया, इस वाले के लिए लिया जो 45 डिग्री है, तो इसका tan 45 डिग्री 1 आ गया, तो जो रेंज की वैल्यू आई वो 40 आती है, ठीक है। अब इक्वेशन को समझो, चीज़ों को प्रोसेस करो। यहाँ तक आपको समझ में आए। अब हम ये रेंज तो सबके लिए सेम होगी, तो आपको tan थीटा निकालने का मन कर रहा होगा वैसे, तो निकालते हैं। अभी तक जो वैल्यू है वो r की वैल्यू 40 आई है और h मैक्स की वैल्यू 9 आई है। अब अगर अपन ये इक्वेशन फिर से यूज़ करें, 4h इज इक्वल टू r tan थीटा, यहाँ पे 4 की जगह 4 हो जाएगा और h मैक्स की जगह 9 हो जाएगा। r की वैल्यू, हम ऑर्थोगोनल वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो r की जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी तीनों प्रोजेक्टाइल के लिए, तो इसके लिए भी r की वैल्यू 40 होगी, और tan थीटा इस वाले प्रोजेक्टाइल के लिए अपन लोगों को निकालना है जो वर्टिकल मार्क पे हिट कर रहा है, तो आपका ये इससे कैंसिल हो जाता है और tan थीटा की जो वैल्यू आ जाती है वो 9/10 आ जाती है, ठीक है। और वेलोसिटी खुद से निकाल लेना, मैं हिंट दे दे रहा हूँ कि आप रेंज का फॉर्मूला निकालोगे उसमें साइन थीटा यूज़ होगा,
तो जब साइन थीटा यूज़ होगा तो अगर ये मान लो थीटा है और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाला जो होगा वो कितना होगा 81 प्लस 100 181 होगा। और साइन थीटा कितना होगा जो रेंज के फॉर्मूला में यूज़ होता है। साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 181। आप रेंज का फॉर्मूला लगाना और उसमें आएगा तो उससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, या आप एच मैक्स का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो जैसे आपको सही लगे। ठीक है, ये सॉल्व करना खुद से और बताना। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ भाई क्रिकेट वाला सवाल आ गया। ठीक है, देखते हैं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक, एक ट्रक है, with a constant velocity, truck moving with a constant velocity 14.7, ये 14.7 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, ये एक हॉरिजॉन्टल रोड है। द मैन थ्रोज अ बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर। फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब ये ट्रक 58.8 मीटर आगे गई है यहाँ पे, और इस लड़के ने बॉल फेंका है ऐसे, और जितने में ये बॉल ट्रैवल करके यहाँ पे आया उसने में ये भी यहाँ पे चला गया और इसने बॉल को कैच कर लिया। तो अगर अपन इस पे देखें तो हम लोग भी कभी कभी ऐसे इमेजिनेटिव दुनिया में जाते हैं, तो सचिन या फिर मतलब अगर फील्डिंग की बात हो जो जॉन्टी रोड समझते हैं अपने आप को, तो वो सूर्य वाला कैच, या इमेजिन कर लेते हैं कि भाई बॉल ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे दौड़ के जा रहे हैं और ऐसे कैच कर रहे हैं। तो इसमें भी कुछ सेम सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि आप जितनी देर में आप इमेजिन करते हो आप स्टेडियम में हो ये, और आप ऐसे बॉल फेंकते हो और ऐसे दौड़ के जाते हो फिर कैच करते हो, इमेजिन करते हो मेरे वजह से जीत गया इंडिया। तो वो सेम चीज़ है कि आप जितने देर में ऐसे आगे ट्रैवल करते हो दौड़ के, और आपने ऐसे प्रोजेक्टाइल किया था बॉल को, वो दोनों सेम टाइम पे उस डिस्टेंस पे आता है तो आप बॉल को कैच करते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सेम चीज़ हुआ है कि ये बंदा जितने देर में इसकी गाड़ी यहाँ पे आके रुकी है उतने में इसने बॉल भी फेंका, तो वो भी बॉल सेम टाइम पे आई है, और सेम टाइम पे आने की वजह से ने कैच कर लिया बॉल को। अब इसमें देखिए तो एक सिंपल चीज़ समझ में आ रहा है हमें देख के कि भाई अगर ये अगर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और ये दोनों सेम टाइम में उस डिस्टेंस को ट्रैवल किए हैं, अगर सेम टाइम में उस डिस्टेंस को ट्रैवल किए तो पहले तो टाइम निकाल लो, और जो टाइम आ जाएगा वो 58.8 डिवाइडेड बाई 14.7, ये जो टाइम आएगा वो 4 सेकेंड आएगा। अब यहाँ से मज़ा आता है, भाई ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इस स्पीड से और दोनों सेम टाइम में पहुँच रहे हैं, मतलब कि इनका आर्स जो आर है वो सेम है, जो यू होगा उस पर बात करेंगे, और टाइम सेम है। ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम है तो ऑब्वियसली जो बॉल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा, उसको 14.7 होना होगा, तभी ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे ये वेलोसिटी। तो जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है, बॉल की वेलोसिटी
हमें पता चल गई कि भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो पता चल गई। और इतना इंटरेस्टिंग बात है कि भाई ये 4 सेकेंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब 2 सेकेंड में ये यहाँ पे पहुंचा होगा। तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी आपको पता चल गई। आप अगर 9.8 ले तो 19.6 मीटर या फिर 20 मीटर पर सेकेंड 10 के हिसाब, ग्रेविटी अगर आप 10 के हिसाब से सोचे तो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको, अच्छा इसने जो भी स्पीड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, एक ट्रक से क्या दिख रहा है और एक रोड से क्या दिख रहा है। तो भाई पहले तो हम लोग तो भाई रोड पे हैं, रोड पे आ जाते हैं। अगर रोड पे आते हैं, एक सेकंड, अगर अपन रोड पे आते हैं तो दिखता है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है और ये एक बॉल है जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 14.7 है। ux इज इक्वल टू 14.7 मीटर पर सेकेंड। और वो मैं बता दिया हूँ कैसे, क्योंकि इक्वल ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो भाई सेम टाइम पे यहाँ पे बॉल भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और डिस्टेंस भी उतना है, तो स्पीड ऑब्वियसली सेम होना चाहिए। तो अब जो रोड से अपन देखेंगे तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है हम लोगों ने कि भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तुम्हारी 19.6 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ अगर आप कैलकुलेट कर लियो यहाँ पे, तो उसने सबसे पहले ट्रक से पूछा है। अब ट्रक से पूछा है तो ट्रक ऐसे चल रहा है, ठीक है, बॉल भी ऐसे जा रहा है और दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल सेम है। तो जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल सेम है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको तो दिखेगी ही नहीं कि वो हॉरिजॉन्टली चल भी रहा है। भाई अगर ये कार है, ये भी कार है, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही हैं। अगर दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही हैं तो इन दोनों को तो आपस में ये रेस्ट ही में दिखेंगे। मतलब कि अगर आप ट्रक पे चढ़ के कोई देख रहा है तो उसको बॉल, अगर मैंने बॉल फेंका और ऐसे जा रहा हूं और तो मुझे सिर्फ उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं दिखेगी क्योंकि मैं सेम दौड़ रहा हूं उतने वेलोसिटी से, तो मुझे सिर्फ उसकी वर्टिकल वेलोसिटी दिखेगी। तो ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक सिर्फ ये ऐसे v वेलोसिटी दिखेगी ट्रक के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ट्रक के रिस्पेक्ट में ये सिर्फ v वेलोसिटी दिखेगी जो कि 19.6 मीटर पर सेकेंड आया है। तो यहाँ पे अपन ने ट्रक के रिस्पेक्ट में निकाल लिया स्पीड। अब रोड को देखते हैं, तो रोड के हिसाब से भी अपन ने वेलोसिटी तो निकाल ली है कि आप 14.7 आई कैप और 19.6 जे कैप। अगर आपको स्पीड चाहिए भाई, स्पीड चाहिए तो आप ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लेना, जो भी मैग्नीट्यूड स्पीड का आएगा ऑप्शन के हिसाब से। और या फिर ये वैसे भी कर सकता है ये इतना कि भाई तुम ये मतलब कि अगर आप रोड के हिसाब में बताना है तो आप u वेलोसिटी बता दो। u जैसे कुछ भी थीटा एंगल होगा तो क्या u वेलोसिटी, जैसे u मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53 डिग्री या 37, जो भी थीटा की वैल्यू आए। तो और इसने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा भी है वैसे भी, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं अपन लोग, क्योंकि कोशिश तो करनी ही चाहिए भाई, कुछ भी हो वही अपने हाथ में है, कोशिश तो करेंगे ना। तो अगर अपन कोशिश करने चले तो tan थीटा वी वाई अपॉन वी एक्स हो सकता है भाई, सिंपल सी चीज़ है। और ये 196
19.6 और ये भी 14.7 है, 147। तो इसको थोड़ा सा अपने आप पे दया खा के इसको 200 कर लो और इसको 150 कर लो, ठीक है। और ये 5 4 5 3, मतलब tan थीटा की जो वैल्यू आई है वो 4/3 आई है, और ये कितने एंगल पे होती है, तो थीटा तुम्हारा 53 डिग्री आ गया है। अगर आपको ऐसे बताना है कि आप ये, मेरे को तो भाई स्पीड का मतलब मैं यू वाला ये वाला चाहता हूँ, वैसे मैग्नीट्यूड वाला अगर ऑप्शन में हो तो फिर इन दोनों का स्क्वायर करके मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। अगर आपको ऐसा वाला चाहिए तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक में किसी में भी आप डाल लो कि u sin 53 इज इक्वल टू 19.6, या अच्छे कैलकुलेशन के लिए इसको 20 ले लो, और u की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है साइन थीटा की, साइन 53 की वैल्यू आपको पता है कि ये 4/5 होगी, और अगर इसको 20 लेते हो तो ये 5u25 आ जाएगा। अगर आप 19.6 लेते हो तो वही 23 या 24 पॉइंट समथिंग आएगा, और जितना भी आए एट एन एंगल 53 डिग्री, ये हम उसकी स्पीड बता रहे हैं सीन फ्रॉम द रोड। नहीं तो अगर मैग्नीट्यूड वाला दिया हो तो आप सिंपल से ये कर लो। तो ये तो ठीक क्वेश्चन था, ये आप कर लेते हैं। ये अपन कौन से क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ, ओ हो गोली क्रिकेट के बाद ब्रो, क्रिकेट के बाद भाई सीधे गोली पे आ गए, वो तारक मेहता वाला गोली नहीं। और ये क्वेश्चन इतना बड़ा स्कैम है, मतलब मैं क्या बताऊं, ये भी HCV ही है। हमारे प्यारे सर श्री HC वर्मा सर की जो बुक है उसकी क्वेश्चन है। तो अब इस ये इतना सर ने बहुत अच्छा किया कि ऐसा क्वेश्चन दिया, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे एग्ज़ाम में होते हैं जो कि आपको लैंग्वेज के नाम पे अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप कंफ्यूज हो, और उसमें टेस्ट होता है कि भाई आप मतलब सीरियस बिजनेस पे ध्यान दो क्वेश्चन के, रादर देन आप इन थंब, गोली, हैंड, इन चीज़ों में, आपके बिटवीन टू मिडिल फिंगर्स, मेकिंग थ्रो, इन चीज़ों में मत उलझो। ये क्वेश्चन उसी चीज़ का प्रमाण है कि भाई मत उलझ इन चीज़ों में। अ पॉपुलर गेम इन एन इंडियन विलेज विच इज प्लेड विथ स्मॉल ग्लास बॉल, गोली। अब डेटा कहाँ दिया है, तो जहाँ पे डेटा दिया उसके आसपास का, ऐसे क्वेश्चन में आप बड़ा क्वेश्चन हो तो आप उसमें फंसे ना, आप डेटा के आसपास की जो भी चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश करें कि वन प्लेयर इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द गोली ऑफ द सेकेंड प्लेयर। मतलब कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है कि एक प्लेयर की गोली और दूसरे प्लेयर की गोली के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो आप यहीं पे डायग्राम बनाओ और वहाँ पे कॉशियस हो जाओ, जैसे ही उसको आप जल्दी जल्दी पढ़ो, लेकिन जैसे ही कोई डेटा आए तो उसके आसपास के आप लैंग्वेज पे कॉशियस हो कि क्या बोलना चाह रहा है। द सेकेंड प्लेयर हैज़ टू project his goalie by keeping the thumb of the left hand at the place of his goalie, holding the goalie between his 2 middle fingers and making it throw। पूरा लाइन वेस्ट था। If the projected goalie hits the goalie of the first player, the second player wins। ठीक है। अब यहाँ पे फिर वो कुछ डेटा दिया, अब इसके यहाँ से फिर कॉशियस हो जाओ तुम। If the height from which the goalie is projected is 19.6, मतलब कहीं ना कहीं उसका वो तो थंब का कुछ उसका हाइट होगा, तो ये 19.6 है, ये इस यहाँ से वो गोली को थ्रो कर रहा है और गोली को हिट करना है जो दूसरी गोली है फ्रॉम द ग्राउंड, एंड द गोली इज टू बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। उसने बोल दिया क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टली, विथ व्हाट स्पीड शुड इट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डायरेक्टली हिट्स द
स्टेशनरी गोली विदाउट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। तो उन्होंने कितना अच्छा किया ऐसा क्वेश्चन देके कि आपको वो प्रिपेयर करा रहे हैं कि नॉट ओनली दैट वो कॉम्प्लेक्स या बहुत अच्छा क्वेश्चन वो चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन से भी आपको एक नया आइडिया मिलेगा कि भाई कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कुछ भी ऐसा फंसाने वाला या बेवकूफ़ बनाने वाला क्वेश्चन आया। अब यहाँ पे अगर ये डायरेक्ट दे दे और क्वेश्चन को ऐसे दे और ऐसे डायरेक्ट दे दे कि भाई तुमको तो रेंज दे दिए हैं, यहाँ पे वी वेलोसिटी से ऐसे हिट करना है और ये हाइट 19.6 है, तो क्वेश्चन में बचेगा क्या? आखिर में उस क्वेश्चन का लैंग्वेज ही एक तरीके से आपको फंसाया या टाइम वेस्ट करे। तो एज एन एग्जामिनर या अगर कोई बुक है तो वो इन चीज़ों को भी टेस्ट करना चाहेगा ना कि आप कितना अवेयर हैं, अवेयरनेस आपकी टेस्ट करना चाहेगा, इसी से चेक करेगा। वो ऐसे डायरेक्ट दे देगा तो फिर सब करेगा, और ऐसे देगा तो भाई थोड़ा सा कॉशियस लोग ही करेंगे, या कुछ लोग ज़्यादा टाइम लगा देंगे। तो वो भी उसका एक पेपर तो रिजेक्शन के लिए बनाया जाता, तो वो भी उसका एक टेस्ट हो जाएगा। तो अगर इसको अपन देखें तो पहले तो हम v वेलोसिटी निकालना है, r दिया हुआ है, तो टाइम पहले निकाल लेते हैं। जैसे ही अगर टाइम आ जाएगा तो फिर वेलोसिटी आ जाएगा, रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी से। तो हाइट दिया हुआ है और जो h होता है, जो टाइम होता है वो 2h/g होता है। और इसको अगर अपन करें तो यहाँ पे टू, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये छोटा छोटा चीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर 19.6 ही रखना है तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको जी को 9.8 ले लेते हैं, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये 4 इंटू 10⁻⁻² होगा, तो ये रूट के बाहर आएगा तो 2 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0.2 सेकेंड। ठीक है, देख लो यहाँ पे। अब अगर ये होगा तो ठीक है, सिंपल है, आपको टाइम पता चल गया, आपको डिस्टेंस पता ही है कि ये रेंज जो है इज यू एक्स इंटू टी होगा। आपको टाइम पता ही है कि आप इसकी वैल्यू 2 दी हुई है, इसकी वैल्यू 0.2 दी है, और टी निकालना है, अरे सॉरी यू एक्स निकालना है, टाइम की वैल्यू 0.2 है, तो ये 10 हो गया। तो यू जो आ गया वो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। बट इतना सिंपल होगा ये, फर्स्ट इंस्टेंस में इस क्वेश्चन को देख के तो थोड़ा सा भी नहीं लग रहा होगा। तो ये चीज़ें भी एग्ज़ाम में हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें, टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस x अपार्ट। तो ये दो फ्रेंड है ए और बी, ये x डिस्टेंस पे। आप पहले इमेजिन कर लो, ट्राई कर लो क्वेश्चन को, ठीक है, ट्राई कर लिया पॉज करके। ये x पे है एंड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी विंड ब्लो कर रही है। ए बीट्स अ ड्रम, मतलब ए ने ड्रम बीट किया, ए बीट्स अ ड्रम एंड बी हियर्स द साउंड इन t1 टाइम। बी के पास मान लो ये u वेलोसिटी से साउंड गई, तो t1 टाइम में इसने ये x डिस्टेंस ट्रैवल किया और b के पास गई। आफ्टर ही सीज द इवेंट A एंड B इंटरचेंज देयर पोजिशन। ओहो, अब B यहाँ पे आ गया और A यहाँ पे आ गया, तब लेकिन ड्रम तो A ही के पास है भाई। वो तो कह रहा है कि ड्रम मैं लेके जाऊंगा, तो
फिर भी इसे बस प्लेसेस इंटरचेंज किया, बट ड्रम इसी के पास है। तो ये तुम्हारा, इसको अपन ने यू वेलोसिटी यू लिया था। दिस टाइम बी हियर्स द ड्रम इन t2 टाइम। अब ये फिर डिस्टेंस तो सेम है दोनों के बीच में x। अब इस बार ये जो होता है बी t2 टाइम में x डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इसका ड्रम का जो साउंड का वेलोसिटी। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन स्टिल एयर v and the velocity of wind u. Neglect the time it takes in traveling between the two friends. Time light takes. तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पहले तो लास्ट का क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, तो ये दोनों को ऑपोजिट लिया था मैंने। इसमें इसने क्या लिया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड को तुम्हारा v लिया है जो ड्रम कर रहा है, और वेलोसिटी ऑफ विंड को u लिया है। सेम गोज फॉर दिस कि वेलोसिटी ऑफ साउंड v लिया है स्टिल एयर में। अब यहाँ पे विंड रास्ता नहीं बदला है, कहीं नहीं बोला कि प्लेसेस इंटरचेंज करने से विंड की डायरेक्शन ही चेंज होगी। विंड अगर यहाँ पे u से चल रहा था तो यहाँ भी u ही से चलेगा। तो अगर अपन t1 टाइम देखें, यहाँ पे t1 टाइम अगर देखें तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या, ये विंड अगर u से चल रहा है ऐसे इधर, तो इस केस में जब जो पहला केस था उसमें क्या हो रहा था भाई, विंड भी चल रहा है और साउंड की वेलोसिटी भी चल रही है। तो अगर साउंड की वेलोसिटी भी चल रही, विंड भी चल रही, तो ऑब्वियसली उसको सपोर्ट कर रहा है ये, ठीक है कि नहीं, सपोर्ट कर रहा है ना। अब अगर ये सपोर्ट कर रहा है तो आप t1 टाइम ये डिस्टेंस तो x ही रहेगा, और अगर सपोर्ट कर रहा है तो ये v प्लस यू हो जाएगा। मतलब कि v प्लस यू इज इक्वल टू x अपॉन t1। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया कि नहीं। अब अपन अगर इधर आके देखें चीज़ों को, तो यहाँ आके देखेंगे तो t2 टाइम जो वो लेगा वो इसको अपोज कर रहा है, तो ये x डिस्टेंस v माइनस यू, मतलब कि जो v माइनस यू होगा वो x अपॉन t2 होगा। ये दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों को तुम सॉल्व कर लो, तो v प्लस यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन t1, v माइनस यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन t2। अगर इस इक्वेशन को मान लो तुमने ऐड किया, प्लस प्लस प्लस, कई लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है कि ऐड किया तो कैसे किया भाई, u प्लस माइनस यू इज इक्वल टू 0। तो इसमें ऐड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2v आ गया, और ये x को अगर तुम कॉमन ले लोगे तो ये 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2 आ गया। सो वेलोसिटी ऑफ पूछा गया था, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी पूछी थी, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा x अपॉन 2, और ये पूरा 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इतना हल्का नहीं है। तो वो चीज़ें भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था, आई थिंक टाइम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस टाइप वाले क्वेश्चंस में भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है, हालांकि सिंपल ही आ जाएगा,
और इसमें आई थिंक फाइंड एक्सेलरेशन एट एक्स पूछा था। मतलब तो यहाँ पे अगर वो बोल रहा है 4 ऑप्शन दिया है और वो ए और फिर वो एक्स के फॉर्म में दिया है, तो आप समझो कि भाई दिया क्या, पहले तो दिया टाइम और एक्स के बीच में, और पूछा क्या है ए और एक्स के बीच में। मतलब कि एक्स तो सेफ है, एक्स सेफ है, एक्स को कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो टाइम को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, टाइम को हटाना पड़ेगा और ए को ले आना पड़ेगा। वैसे ए और एक्स में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशनशिप है ए और एक्स में? तो एक रिलेशनशिप अपन को याद आ रहा है, वी डी वी अपॉन डी एक्स। हमेशा बस छोटा सा चीज सोचना कि रिलेशन किस किस चीज में पूछा है, दिया क्या और रिलेशन किस चीज में पूछा है। यहाँ पे 2 मिनट पॉज रुकना कि दिया क्या है और रिलेशन किस किस चीजों के बीच में पूछा है, तो वहां पे आप आधा गेम क्रैक कर लोगे। तो अगर ये डी टी अपॉन डी एक्स, इसका भी डिफ्रेंशिएशन और इसका भी डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे 1/v इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, ये आता है। तो जो v की वैल्यू होती है वो 2x प्लस 1 पावर -1 आता है। अब अपन लोगों को एक्सेलरेशन चाहिए था, तो a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ए इज इक्वल टू वी की वैल्यू 2x प्लस 1 पावर -1। अब डी वी बाई डी एक्स क्या होगा? तो अगर डी वी बाई डी एक्स करने जाएंगे अपन यहाँ पे, डी वी बाई डी एक्स करेंगे तो भाई ये तो पहले तो ये -1 को इधर ले आओ और इस पे -2 की पावर ले आओ। ठीक है, और अंदर जो भी है उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आती है वो -2 2x प्लस 1 पावर -2, और जो फाइनल a और x का रिलेशन आता है वो -2, इन दोनों पावर को नीचे भेज दो, तो 2x प्लस 1 पावर 3। तो यही है, यहाँ पे 2 मिनट बस रुक जाना कि दिया क्या है और पूछना क्या चाह रहा है। तो वहाँ पे अगर रुकोगे तो फिर वहाँ तक तो पहुँच ही जाओगे। थैंक यू वेरी मच, आपने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ट्राई किए, हसल किया, लड़ा।